जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस हिंदी साहित्य के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब भाषा विज्ञान, लिपि और आदिकाल को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रीतिकाल से शुरू करेंगे। रीतिकाल कहते किसको हैं? रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका या शैली। रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका या शैली। इसी का इंग्लिश होता है मोड या स्टाइल। ठीक है। रीति संप्रदाय में कौन आते हैं? आचार्य वामन। आचार्य वामन को संस्कृत से आचार्य वामन लिखते हैं और हिंदी साहित्य में हम लोग चिंतामणि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो रीति संप्रदाय का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आचार्य वामन या चिंतामणि। ठीक है। रीति यानी कि विशेष पद रचना जो होता है, जो श्रृंगार क्या आता है इसमें रीति में, तो विशेष पद रच करके वहाँ श्रृंगार क्या आता है, तो उसी को रीति कहेंगे। रीति का अर्थ काव्य रचना की शैली है। रीति का अर्थ क्या है? काव्य शैली, काव्य रचना की शैली है। जैसे काव्य रीति के द्वारा अर्थ में ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या होता है? काव्य रचना की शैली में क्या होता है कि काव्य रीति के द्वारा अर्थ में क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। रीति ग्रंथ क्या होता है कि काव्य रचना से संबंधित नियमों का संकलन किया जाता है। रीति ग्रंथ में क्या क्या आता है कि काव्य रचना से संबंधित नियमों का क्या करता है? संकलन करता है। किसमें? रीति ग्रंथ में। आचार्य किसको कहेंगे? विशेष काव्य विशेषज्ञ को ही आचार्य कहेंगे, यानी कि विषय विशेषज्ञ को क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। जैसे नियम निर्धारित करने का कार्य जो करता है उन्हीं को क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। ठीक है। नियम को निर्धारित करने का कार्य जो करते हैं वो उनको क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। और कवि फिर किनको कहेंगे? तो कवि काव्य का रचयिता होता है। कवि क्या करता है? काव्य का रचना करता है, उसी को कवि कहेंगे। और फिर विषय विशेषज्ञ ये हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं। आचार्य कवि जो है आचार्य रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। और आचार्य किसको कहेंगे? जो कि विषय विशेषज्ञ का ज्ञान अध्ययन करते हैं, उसी को आचार्य कहते हैं। अब लक्षण ग्रंथ किसको कहते हैं? यह काव्य शास्त्र पर केंद्रित ग्रंथ होता है। यह किस आधार पर? काव्य शास्त्र पर केंद्रित ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ कहते हैं। काव्य को ही कविता कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। अब रीतिकाल, अब पढ़ रहे हैं, अब रीतिकाल पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ, रीति का अर्थ क्या होता है, आचार्य किसको रीतिकाल में जो जो चीज़ का मतलब कि उपयोग होता है उस सब के बारे में उसका अर्थ जान रहे थे। अब पढ़ेंगे रीतिकाल। इस काल में लक्षण ग्रंथों एवं श्रृंगारिक काव्यों की बहुलता हुई है। किसमें? रीतिकाल में। रीतिकाल में जो है क्या है कि इस काल में लक्षण ग्रंथ और श्रृंगार काव्यों का बहुलता हुई है। इस काल को कई अन्य नामों से जाना जाता है। इस काल को अनेक नाम कौन कौन से जाना जाता है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल और रीति काव्य। ठीक है। श्रृंगार काल, अलंकृत काल और रीति काव्य। रीति काल का क्या क्या पढ़ेंगे? रीति काल में नामकरण इनका पढ़ेंगे, फिर समय सीमा पढ़ेंगे, साहित्यिक प्रवृत्ति पढ़ेंगे और विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर रचनाकार पढ़ेंगे। तो ये सभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रीतिकाल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। रीतिकाल जिसको कहते हैं मध्यकालीन साहित्य। समय सीमा इनका जो है 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है इसका, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है। अब देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये क्या? मुगल साम्राज्य का शाहजहां के बाद से औरंगजेब के समय से शुरू हुआ होता है। क्या चीज? रीतिकाल कब से शुरू होता है? 1650 से 1850 तक, जो कि मुगल साम्राज्य के शाहजहां के बाद से क्या? औरंगजेब के समय से शुरू होता है रीतिकाल। और इनका क्या होता है समय सीमा? 1700 लेकर के 1900 विक्रम संवत, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से माना गया है। ठीक है। लेकिन सर्वमान्य किसको कहेंगे? 1650 से 1850 ईस्वी तक। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें भी 57 अगर माइनस करेंगे तो लगभग आ जाएगा, लगभग उतना आ जाएगा। तो याद रखना है कि 1650 से 1850 ईस्वी तक रीतिकाल का समय सीमा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से विक्रम संवत इसमें दिया गया है कि 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक बताया गया है। इनका नामकरण की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में विवादास्पद है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उत्तर काल है इस समय का रीतिकाल में है, ये विवादास्पद रहा है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का, रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल का। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। ठीक है। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा।
विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा, और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा, कौन सा काल कहा, श्रृंगार काल कहा। ठीक है। अब देखिए इसी में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम जान रहे हैं रीतिकाल कब से शुरू होता है, मध्यकाल से शुरू होता है रीतिकाल को। अब मध्यकाल में भी कौन सा काल से शुरू होता है वो देख लेते हैं। जैसे 16 मध्यकाल का जो आरंभ होता है इतिहास में वो 1650 से 1757 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। अब देखिए हम जान रहे हैं कि इसका रीतिकाल का समय सीमा कब से है, 1650 से, तो यहाँ 650 से ही मध्यकाल शुरू होता है। तो मध्यकाल को भी दो भाग में बंटा जाता है, 650 से 1200 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और 1200 ईस्वी से ये 1757 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल कहते हैं। तो रीतिकाल किस काल से शुरू हुआ है, तो उत्तर मध्यकाल से शुरू हुआ है, क्योंकि रीतिकाल का समय सीमा कब से शुरू हुआ है, 1650 ईस्वी से। तो उसी तरह 1650 ईस्वी किस में आ जाएगा, तो 1200 से 1750 ईस्वी, जो कि उत्तर मध्यकाल में 1650 ईस्वी आ जाएगा। तो याद रखना है कि रीतिकाल का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो मध्यकाल से हुआ है। अब मध्यकाल से कौन सा काल से होता है, तो उत्तर मध्यकाल से होता है। चलिए अब देख लिए, हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ है। ठीक है। हिंदी में जो रीति या काव्य रीति शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किनके लिए हुआ है, काव्य शास्त्र के लिए हुआ है। इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय को काव्य के रीति काव्य कहा गया है। ठीक है। हम जान रहे हैं क्या कि रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, कि काव्य शास्त्र के लिए हुआ है, और ये काव्य शास्त्रबद्ध, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि काव्य शास्त्रवाद्य सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस, सृजन प्रवृत्ति में कौन कौन सा, रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए, किसको, बहुसंख्यक के अनुसार से लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय में काव्य को रीति काव्य कहा गया। इस समय में जो काव्य का रचना किया गया है उनको क्या कहा गया, रीति काव्य कहा गया है। किस रूप से, लक्षण ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए, बहुसंख्या मतलब बहुत सारे जितने भी संख्यक है सभी को लक्षण में रखते हुए इसमें क्या काव्य रचना किया गया है, इसी काव्य को क्या कहा, रीति काव्य कहा है। इस काल में कई कवि ऐसे हुए जो आचार्य भी थे। ठीक है। इस काव्य में कवि के साथ क्या क्या थे, आचार्य भी थे। तो ऊपर में अर्थ इनका बता दिए थे कि कवि का अर्थ क्या होता है और आचार्य का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो कोई कोई जो कवि थे वो आचार्य भी थे, और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे। और इसमें क्या किया गया है कि जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे हैं, क्योंकि वो कवि भी थे और आचार्य भी थे, इसलिए क्या किए, ग्रंथ मतलब लक्षण के साथ ग्रंथ लिखे हैं। इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, यानी कि रीतिकाल में किस रस की, श्रृंगार रस की प्रधानता हुई है। हम जान रहे हैं श्रृंगार काल को कितना संयोग और वियोग होता है, श्रृंगार रस। ठीक है। तो इसलिए इसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे रीतिकाल को किस नाम से, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। यह युग मुक्त रचना का युग रहा। यह युग किस रचना से, मुक्तक रचना, यानी कि मुक्तक रचना का इसमें अधिक युग रहा है, रचना किए गए हैं मुक्त रूप से। मुख्यतया कवित, सवैया और दोहे इस युग में लिखे गए हैं। रीतिकाल में किसका किसका लिखे गया है, कवित, सवैये और दोहे को लिखे गए। कवि राजाश्रित होते थे। रीतिकाल में कवि क्या होते थे, राजाश्रित, राजा के आश्रित होते थे। इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही है। ठीक है। इसलिए इस युग की कविता क्या रही है, अधिकतर दरबारी रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कवि साधारण जनता से विमुख भी हो गई। जब दरबारी कवि रहने के कारण क्या हुआ है, हालांकि चमत्कार पूर्व व्यंजना मिलते हैं इसमें कविता में, लेकिन वो क्या जनता से विमुख हो चुकी हैं, क्योंकि कवि जो लिखते थे वो सिर्फ राजा के बारे में ही लिखते थे, कोई भी प्रजा के बारे में, जनता के बारे में कुछ नहीं लिखते थे। जनता के बारे में जब कुछ नहीं लिखते थे तो जनता लोग पढ़ते भी नहीं थे, जिसके कारण क्या वो क्या हो गया, जनता से विमुख हो गया इस समय के कविता। अब रीतिकाल का जो विशेषता है वो क्या क्या है, इस काल का लक्षण ग्रंथों एवं काव्य शास्त्रीय आधार पर काव्यों की रचना हुई है। ठीक है। विशेषता इनका क्या है कि इस काल का जो लक्षण ग्रंथ है
एवं काव्य शास्त्र यहाँ के आधार पर काव्यों की रचना हुई है। पूछेगा काव्यों की रचना रीतिकाल में किस आधार पर हुआ है, तो लक्षण ग्रंथों एवं काव्य शास्त्र के आधार पर हुआ है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान काव्यों की बहुलता है। इसमें क्या अधिक से अधिक किसका, श्रृंगार काल की बहुलता बताई गई है। काव्य शैली इनका क्या है, मुक्तक काव्यों की बहुलता है, जो कि कविता, सवैया और दोहा इसमें लिखते थे। मुक्तक काव्यों की बहुलता होती थी और इसमें क्या लिखते थे, कविता, सवैया और दोहा लिखते थे। कई कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। कई कवि क्या थे, कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। अब देखिए दरबारी कवि एवं काव्य, इसमें हम जान रहे हैं कि दरबारी का कवि भी रहते थे इसमें। तो देखिए सामाजिक सरोकारों से कविता की विमुखता, यानी कि विमुखता मतलब उसमें विमुख नहीं हो पाया है, किसका, सामाजिक के रूप में। ठीक है, दरबारी काव्य में क्या हुआ कि सामाजिक सरोकारों से कविता नहीं लिखे हैं, विमुखता हो चुके हैं, मतलब उससे मुड़ चुके हैं। नारी नक्सिक सौंदर्य का वर्णन था इसमें, यानी कि रीतिकाल में क्या चीज, नारी जो कि नक्श से सिख, ठीक है, नाखून से लेकर के शिखर यानी कि सिर तक का सौंदर्य वर्णन किया गया है। हालांकि इसका अर्थ होगा नक्सिक मतलब होता है नाखून से लेकर के सिर तक, नहीं तो इसको पैर से लेकर के सिर तक भी कह सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप से क्या कहेंगे कि नक्सिक यानी कि नाखून से लेकर के सिर तक। रीति काल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, क्या मत है, इसका कारण जनता की रुचि नहीं है, आश्रयदाताओं की रुचि थी। इसमें जो आश्रयदाता यानी कि राजा के दरबार में राज दरबारी करते थे, तो उसकी रुचि थी। जनता की रुचि के अनुसार से वो कविता नहीं लिखते थे। आश्रय होने के कारण क्या, उसके रुचि के अनुसार से, राजा के रुचि के अनुसार से वो क्या करते थे, कविता लिखते थे, जिसके लिए वीरता और आक्रमणीयता का जीवन बहुत कम रह गया था। जब राजा लड़ाई करते थे, हालांकि लड़ाई एक गुण होता था, तो उसमें वीरता का मान लेते हैं कि एक गुण होता था, ज्यादातर नहीं लड़ाई कर पाते थे, तो पर भी उसमें बढ़ा चढ़ा करके कहा देता था कि हाँ हमारे राजा जी क्या किए, वीरता में बहुत महारत हासिल किए। तो इसमें जब बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है, तो ओरिजिनल में तो उसका वीरता रहा नहीं, वो बढ़ा चढ़ा के सिर्फ लिखा गया है। तो वही बोला कि वीरता और आक्रमणता जीवन बहुत कम रह गया था इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं भी वीर है तो पर भी उसमें बढ़ा चढ़ा करके कविता में लिख देते थे कि ये राजा क्या है, बहुत वीर है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। अब सॉरी रामचंद्र शुक्ल का कहना है ये जो है कि इसका कारण जो है, मतलब मान लेते हैं कि राजाश्रित होने के कारण क्या जनता से तो विमुख हो ही चुका है, इसके साथ साथ क्या थे, जो राजा के बारे में जो लिखते थे, कविता जो लिखते थे, ये राजा का जो वीरता और आक्रमणता था वो भी नष्ट हो चुका था, बहुत कम हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि वो ओरिजिनल रूप से वो नहीं लिखते थे और उसको बढ़ा चढ़ा करके और भी अधिक लिख देते थे कि ये बहुत वीर हैं, ये हैं, वो हैं। तो वीर नहीं होने के बाद भी वो क्या, वीरता होने का चेष्टा नहीं करते थे वो राजा, क्योंकि उसका तो नाम ऐसे ही हो रहा है, वीर नहीं है तो पर भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या, वीरता और आक्रमणता का जीवन बहुत कम हो गया, रह गया था इसमें। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है, संस्कृत के प्राचीन साहित्य विशेषता रामायण और महाभारत से आदि भक्ति काल के कवियों ने प्रेरणा ली, तो रीति काल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया। याद रखना है क्या कहा कि कौन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है कि संस्कृत के प्राचीन साहित्य विशेषता, ठीक है, संस्कृत का जो प्राचीन साहित्य कौन कौन सा है, कुछ किस में विशेषता, रामायण और महाभारत से यदि भक्ति काल, रामायण और महाभारत से यदि भक्ति काल के कवियों ने प्रेरणा ली, तो ठीक है, भक्ति काल के कवियों ने कहाँ से प्रेरणा लिए थे, रामायण और महाभारत से लिए थे। तो उसी तरह तो रीति काल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया, ठीक है, भक्ति काल में रामायण और महाभारत से, लेकिन रीति काल में उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा ली। लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, अलंकार और संचारी भावों के पूर्व निर्मित वर्गीकरण का आधार लेकर यह कवि बधी सधी बोली में बंधे सधे भाव की कवायद करने लगे, यानी कि राजा के साथ आश्रित होते थे, जो भी बोलते थे उसी के रूप में, बधे सधे के रूप में क्या काव्य लिखते थे, पूरी तरह से खुल करके इसमें नहीं काव्य लिखते थे। अब रीति काव्य साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, रीति काव्य रचना का आरंभ आचार्य केशव दास ने किया है, ठीक है, याद रखना है कि रीति काव्य रचना का आरंभ किसने किया है, आचार्य केशव दास ने किया है। सर्वप्रथम रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और
चंद्रिका, केशव प्रिया। हालांकि रीति काव्य रचना का आरंभ किसने किया है? आचार्य केशव दास ने किए थे, लेकिन इसका ज्यादा प्रख्यात नहीं होने के कारण कि किनको कहा जाता है प्रवर्तक रीति काल का? तो चिंतामणि को कहा जाता है। ठीक है। अब ये आचार्य केशव दास का जो प्रसिद्ध रचना है कौन कौन सा है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना है। अब कवि प्रिया में अलंकार और रसिक प्रिया में रस का साधारण निरूपण है। कवि प्रिया में क्या चीज है? अलंकार अधिक मात्रा में है और रसिक प्रिया में रस का साधारण निरूपण है। लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित सवैया में। ठीक है। लक्षण जो है, लक्षण में जो लिखा जाता था दोहा में लिखते हैं और उदाहरण में जो लिखते थे वो कवित सेवैया में लिखते हैं। रामचंद्रिका केशव का प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका जो है ना केशव दास का क्या है? प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित हुई है। ठीक है। रामचंद्रिका केशव का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार, एक किस तरह से? सजग कलाकार की क्या हुआ? प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित हुई है। केशव के कई दशक, याद रखना है कि केशव के कई दशक बाद, ठीक है, बाद कौन आए? चिंतामणि से लेकर के 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्त्र स्रोत प्रभावित हुआ। याद रखना है केशव दास हालांकि पहले चिंतामणि से बहुत पहले थे, लेकिन केशव दास का उतना प्रख्यात नहीं होने के कारण क्या चिंतामणि आए? चिंतामणि 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्त्र स्रोत प्रभावित हुआ। अजस्त्र मतलब बहुत सारा लिखा हुआ, क्या रीति काव्य में बहुत सारा लिखा हुआ क्या हुआ? प्रभावित हुआ, बहने लगा, मतलब उसका काव्य पूरी तरह से बहने लगा, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। ठीक है। तो इसमें क्या हुई? जो कि चिंतामणि के द्वारा काव्य रीति काव्य जो लिखे गए वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया, लेकिन पूरी तरह से मतलब फैल गया, जिसमें इसमें क्या नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों के बारे में लिखे। किसमें? नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों के बारे में लिखे और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप से हुई। किसका? चिंतामणि का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की शुरुआत केशव दास से ना मानकर किनसे? चिंतामणि से। केशव दास हालांकि चिंतामणि से बहुत पहले के हैं, लेकिन उनका प्रभावित अधिक नहीं हो पाया, लेकिन इस चिंतामणि का जो है काव्य रीति काव्य जो है अधिक प्रभावित हुआ, जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने क्या केशव दास को नहीं मान करके किनको माना? प्रवर्तक चिंतामणि को माना। उनका कहना है कि केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है कि केशव दास जी का जो काव्य का जो अंग है वो क्या निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया था। शास्त्र पद्धति निसंदेह है कि काव्य रीति का समयक समावेश पहले पहल केशव ने ही किया। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि पहले पहल जो किया था रीति काव्य का समय समावेश किसने किया था? केशव दास ने ही किया था। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। हालांकि अधिक जो हुआ है कवि उसमें से रचना जो किए हैं केशव दास ने 3 रचना, उसमें से क्या कवि प्रिया क्या हुआ 50 वर्ष पीछे चला, मतलब उतना अधिक नहीं फैल पाया इसका, जो कि उसने क्या आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर, यानी कि एक भिन्न आदर्श को लेकर के उसमें लिखे थे, केशव के आदर्श को लेकर के नहीं। वस्तुतः हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा, यानी कि अपने दिमाग से नहीं, मतलब सोच समझ करके केशव दास जो है अपने अच्छे तरीके से उसमें नहीं लिखे थे, बस हाँ लिख दिए थे, किसी तरह रीति काव्य का उसमें कर दिए थे, लिख दिए थे, जिसके कारण उसका अधिक नहीं फैल पाया। चिंतामणि से चलिए देख लीजिए, वस्तुतः अंत में क्या हुआ कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? चिंतामणि से चली। अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किनसे? चिंतामणि से, क्योंकि उनका केशव दास का अधिक उसमें प्रभावित नहीं कर पाया उसके काव्यों ने। ठीक है।
अब रीतिकाल के कवि कौन कौन है? रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि क्या थे? दरबारी थे, अर्थात राजाओं के दरबार में अपनी कविता क्या करते थे। ठीक है, दरबारी होने के कारण क्या, राजा के दरबार में अपना कविता करते थे, जिससे उनकी कविता आम लोगों तक सही से नहीं मुखर हो पाया। जिससे क्या हो पाया होगा, आम लोगों तक सही से मुखर नहीं हो पाया। रीतिकालीन का कवि प्रिय प्राय किसी न किसी राजा दरबार में संबंध होते थे। रीतिकाल के जितना भी कवि हैं वो किसी न किसी के कारण से क्या, राज दरबार में होते थे। जैसे रीतिकाल के कवि और उनका दरबार कौन कौन सा है? जैसे केशव दास, केशव दास का जो दरबार है ओरछा नरेश जी के दरबार में रहते थे। प्रताप सिंह का चरखारी दरबार के रहते थे। बिहारी का जयपुर आमेर में रहते थे राज दरबार में। मतीराम बूंदी के राज दरबार में रहते थे। भूषण पन्ना के राज दरबार में रहते थे। चिंतामणि नागपुर के राज दरबार में रहते थे। और देव पिहनी के दरबार में रहते थे। भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध के में रहते थे। और रघुनाथ काशी के दरबार में रहते थे। और बेनी किशनगढ़ में रहते थे। और गंग दिल्ली के राज दरबार में रहते थे। और टीकाराम बड़ौदा में रहते थे। ग्वाल पंजाब में रहते थे। चंद्रशेखर वाजपेयी पटियाला में रहते थे। और हरनाम कपूरथला में रहते थे। और कुलपति मिश्र जयपुर में रहते थे। नवाज पन्ना में रहते थे। सुरती मिश्र दिल्ली में रहते थे। कविंद्र उदयनाथ अमेठी में रहते थे। ऋषिनाथ काशी में रहते थे। रतन कवि श्रीनगर गढ़वाल में रहते थे। और बेनी बंदीजन अवध में रहते थे। अब बेनी परवीन लखनऊ में रहते थे। ब्रह्मदत्त काशी में रहते थे। ठाकुर बुंदेलखंड खंडी जेतपुर में रहते, सॉरी जोधपुर ही होगा। और फिर बोधा पन्ना के राज दरबार में रहते थे। और गुमान मिश्र पिहानी के दरबार में रहते थे। तो ये था राज दरबार के बारे में कि कौन सा कवि किसके राज दरबार में रहते थे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ कवि जो थे राजा भी थे। कुछ कवि क्या थे? राजा भी थे। तो ये है, थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम क्या नेक्स्ट क्लास में हम सब इसको पढ़ लेंगे। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं। तो सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।